पिछली श्रृंखला में हमने आज्ञेय और उनकी रचना रोज पर विचार किया और हमने यह देखा कि एक ही दिनचर्या में जीते जीते स्त्री या पुरुष ऊब जाते हैं, वो अवसादग्रस्त हो जाते हैं या आसपास की परिस्थितियों से उदासीन हो जाते हैं, जीवन के प्रति निराश हो जाते हैं। तो वैसी स्थिति में मनोरंजन की आवश्यकता होती है, उनकी मानसिकता को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। लेकिन हम देखते हैं कि पुरुष तो अपने मनोरंजन का साधन खोज लेते हैं या उनका क्षेत्र विस्तृत होता है, बाहर की दुनिया होती है, इसलिए उनकी मानसिकता थोड़ी परिवर्तित हो जाती है। लेकिन स्त्रियां जिनका कि दायरा भी सीमित है, वो घर के अंदर ही रहती हैं या उनकी मानसिक अवस्था पर कोई ध्यान भी नहीं देता है, बल्कि हम एक शब्दों में कह देते हैं कि घर बार देखना उनकी का कर्तव्य है, या खाना बनाना या बच्चों का लालन पालन जो है वो औरतों का दायित्व है। तो इस तरह से कह के हम उनकी परिस्थितियों के प्रति उदासीन हो जाते हैं या उनकी उपेक्षा कर देते हैं, और यह उपेक्षा ही उनके अंदर अवसाद भरती है, निराशा भरती है, और बाद में वह तरह तरह की बीमारियों का शिकार होती हैं। और एक चंचल महत्वाकांक्षी जो लड़की होती है, वह शादी के बाद विभिन्न अवसाद से ग्रस्त होकर के विभिन्न बीमारियों का शिकार होती है। तो आवश्यकता हमको इस बात पर है कि पुरुषों के समान ही औरतों के रहन सहन पर, उनके मनोरंजन पर भी हम ध्यान दें या उनके भी राय विचार का हम महत्व दें, क्योंकि निर्णय कोई भी ले, स्त्री ले या पुरुष ले, लेकिन प्रभावित दोनों ही होते हैं। तो जब दोनों ही प्रभावित होते हैं तो वैसी स्थिति में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का राय जानना या दोनों का एक साथ बैठ करके कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना आवश्यक है। दिनकर जी ने भी और आज्ञेय ने भी इसी का समर्थन किया है कि किसी भी गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए हम स्त्रियों की राय ले सकते हैं, उनको उनकी राय का महत्व दे सकते हैं। तो क्योंकि स्त्रियों का क्षेत्र सीमित होता है, लेकिन वो किसी भी विषय पर गहराई से सोचती हैं, कोमलता से सोचती हैं, भावना से सोचती हैं। तो उनमें कर्कशता का अभाव होता है, और यह अभाव जो है वह यह कोमलता उनकी जो है वह समाज में समरसता या प्यार का संदेश देगी। या पुरुष जो उस निर्णय को जोश में या कर्कश निर्णय लेता है, वो अगर स्त्रियों का साथ हो तो उस निर्णय में भावना का महत्व होगा, तो कोई निर्णय जो है वह क्रूरतापूर्ण नहीं होगा या मानवता के लिए दुखदायी नहीं होगा। अब हम भगत सिंह पर विचार करेंगे। भगत सिंह का परिचय, नाम तो वैसे भी परिचय का मोहताज नहीं है, और भारत का तो बच्चा जानता ही है। देश विदेश सारे लोग भगत सिंह से परिचित हैं। उनका जन्म 1907 ईस्वी में बंगाचक लायलपुर में हुआ था, और उनकी मृत्यु जो है वह 23 मार्च 1937 को उनको फांसी दी गई थी। वो आज़ादी के लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया था। वे स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से थे। उनके पिता किशन सिंह, चाचा स्वर्ण सिंह और अजीत सिंह जो थे वह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, और उन्होंने अनेक बार वो जेल भी गए, जेल की यातनाएं भी सही। तो स्वाधीनता का, स्वतंत्रता का या अन्याय के विरोध का वातावरण जो है वह उनको बचपन से ही प्राप्त था, और इसलिए यह गुण जो है वह उनको विरासत में मिला था। उनकी माता का नाम विद्यावती था। वैसे तो इनका वास्तविक गांव जो है वह पंजाब में खटकड़ कला था, लेकिन इनकी शिक्षा दीक्षा या जन्म जो है वह
वह बंगाचक लायलपुर में हुआ था। वहीं पर इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अर्जित की थी और उसके बाद से इन्होंने लाहौर से बीए एफए की तो डिग्री प्राप्त कर ली, लेकिन बीए के समय में ये स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। ये बचपन से ही देश के प्रति या आज़ादी के प्रति सजग थे। जब यह 8 वर्ष के थे उसी समय करतार सिंह सराभा जो क्रांतिकारी थे, उनकी कुर्बानी का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे सदा उनका फोटो जो है वह अपने साथ रखते थे। और फिर जब 1919 में जालियांवाला बाग कांड हुआ, उस समय इनकी उम्र जो है वह 12 साल की थी, लेकिन उस समय से ये आज़ादी की लड़ाई में या क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए, संलग्न हो गए। और बाद में इन्होंने अपनी बीए की पढ़ाई को अधूरी छोड़ करके यह स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। इन्होंने घर छोड़ दिया और उसके बाद से कुछ दिन ये कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ भी रहे। बचपन से ही इनका जो साथ जो था वह क्रांतिकारियों का था और इसीलिए इनके अंदर जो है वह कुर्बानी की भावना भरी पड़ी थी। या इनके अंदर यह विचार था कि ये अंग्रेजों का विरोध करने के लिए युवाओं को भी आगे आना चाहिए। हालांकि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि छात्रों को राजनीति से अलग रहना चाहिए, लेकिन भगत सिंह के अनुसार युवा ही हैं जो कि घर गृहस्थी से या अन्य दायित्वों से मुक्त होते हैं। बच्चा ना समझ होता है और बड़े जो होते हैं उन पर पारिवारिक दायित्व होता है, तो प्रायः लोग अपने दायित्वों के निर्वहन में सामाजिक गतिविधियों पर ध्यान नहीं दे पाते। तो इसलिए युवाओं का राजनीति में आना आवश्यक है, या युवा ही देश को नई दिशा दे सकते हैं, क्योंकि उनमें जोश होता है, उत्साह होता है, होश। और जो बुजुर्ग होते हैं वह होश से काम लेते हैं, दिमाग से काम लेते हैं, अपने जिम्मेदारियों को समझते हैं, इसलिए वो अपने पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन के लिए उसमें कोई बाधा नहीं चाहते हैं और इसलिए वो सामाजिक गतिविधियों में प्रायः पिछड़ जाते हैं। वह राय तो दे सकते हैं लेकिन उसमें सक्रिय भूमिका नहीं निभाते हैं, या उन शारीरिक स्थिति भी उनकी वैसी नहीं होती है। जबकि युवा जो होते हैं उनमें जोश होता है और इसके साथ वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। वो कहीं भी क्रांति में सक्रिय भूमिका भी निभा सकते हैं और क्रांति को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। जयप्रकाश नारायण के समय की क्रांति जो है इसका उदाहरण है कि उन्होंने भी छात्रों के माध्यम से ही भारत में क्रांति का सूत्रपात ही नहीं किया था, बल्कि शासन की जड़ भी हिला दी थी। तो भगत सिंह के विचार में युवाओं को या छात्रों को क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए। दूसरी बात है कि छात्र हों या समाज के जो भी सदस्य हैं, तो हमारे समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनसे हम अलग भी नहीं हो सकते। इसलिए युवाओं का राजनीति में होना आवश्यक है और वो इससे एकदम निर्विकार रह भी नहीं सकते हैं। और ये भगत सिंह की यह विचारधारा ही उनके अंदर स्वतंत्रता का बीज बोई, या उनके अंदर यह भावना कि आज़ादी के बलि वेदी पर स्वयं को उत्सर्ग कर देना, हंसते हंसते फांसी पर झूल जाना युवाओं के लिए एक दिशा निर्देश हो गया। और उनके पथ प्रदर्शन में लाखों युवा जो है वह क्रांति की ज्वाला में कूद पड़े और अपने प्राणों की आहुति दे दी। अगली श्रृंखला में हम जगदीश चंद्र माथुर और उनकी रचना सदा नीरा पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।